नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और लेंदी ना हो, ठीक है। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं पीछे की जो घनानंद था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जैसा कि आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लाल पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो आइए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका जो महत्व है और इसकी जो स्थापना है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसका जो महत्व है वो क्या क्या, इस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडियन एम्पायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पहले भारतीय साम्राज्य को बनाने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अभी बोलते हैं अखंड भारत, उसी तरह उस सब काल के सब अखंड भारत बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, पहले व्यक्ति का, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। पॉलिटिकली यूनाइटिंग मैनी स्मॉल किंगडम्स, यानी कि छोटे छोटे जो भी राज्य है उसको जोड़कर काफ़ी बड़ा क्षेत्र उन्होंने अर्जित किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इनकी डायनेस्टी, यानी डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। इनकी जो वंश का जो एज है वह कब से कब तक रहा, तो जो मौर्य साम्राज्य हुआ वो 361 बीसी में शुरू हुआ और लगभग 184 बीसी तक ये समाप्त हो गया। अगर पूछ दे कि मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म कब हुआ था, तो वो था लगभग 340 बीसी के आसपास, ठीक है। ये इनका बर्थ डेट है, ठीक है। तो जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य वंश है वो कब से कब तक चला था, तो 321 से 184 तक। इनकी जो कैपिटल थी, यानी जो राजधानी थी वो क्या थी, तो कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र, ठीक है। आज के समय यानी मॉडर्न डे में ये कहाँ पर पड़ता है, तो पटना में पड़ता है, ठीक है। चंद्रगुप्त पैलेस वॉज मेनली मेड ऑफ वुड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि जो चंद्रगुप्त का जो पैलेस था यानी जो महल था वह किसका बना हुआ था, तो लकड़ी का, वुड का बना हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है, यानी पुरातात्विक जो स्थल है वो भी कुछ कुछ मिले हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जगह मिला है वो मिला है कुमराहर, ठीक है। क्या जगह का नाम है, कुमराहर, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिला है, इनका पैलेस मिला है। और पैलेस किसका बना हुआ है, तो वुड का बना हुआ है, ठीक है। दूसरा एक जगह मिला है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग क्या है, तो ये एक सिटी वॉल है, यानी शहर का जो दीवार है वो मिला है। ये सब अवशेष हमको कहाँ से मिले हैं, तो पाटलिपुत्र से मिले हैं। यहाँ लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं ये वाला लाइन, जैसे लिखा है, रिमेन्स ऑफ एंशियंट पाटलिपुत्र हैव बीन फाउंड ऑफ कुमराहर एंड बुलंदी बाग, ठीक है। दो जगह का नाम याद रखना है, कुमराहर और बुलंदी बाग, दोनों ही जगह पाटलिपुत्र में स्थित है। कुमराहर से उनका पैलेस मिला है एंड बुलंदी बाग से सिटी वॉल मिला है, यानी एक शहर की दीवार मिली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे कह रहा है हमसे एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, यानी कि साम्राज्य का जो विस्तार है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी बढ़ाया, ठीक है। अंडर चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त के कई सारे लड़के थे, जैसे कि हम देखेंगे आगे, चंद्रगुप्त बाद बिंदुसार आएंगे, बिंदुसार के बाद अशोक आएंगे, ठीक है। तो पहले जब चंद्रगुप्त थे तो उन्होंने स्ट्रेच डेथ किया। स्ट्रेच का मतलब होता है काफ़ी फैलाया, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। तो फैलाया कहाँ, वेस्ट तक। वेस्ट में कौन सा जगह पड़ता है, आज के समय में ईरान, यानी समझिए कि एकदम भारत से लेकर के वेस्ट पूरी तरीके से फैला दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। भारतीय जो साम्राज्य है, ठीक है। फर्स्ट किंग टू कनक्योर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त होने वाले सबसे पहले कौन थे, राजा थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। इस समय इस जगहों पर किसी दूसरे शासक का शासन चल रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यह तीनों जो राज्य है इस पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, इंक्लूडेड बंगाल, असम, अफगानिस्तान, कश्मीर एंड नेपाल, यानी इन सब के साथ साथ भी इन सभी जगहों पर भी उन्होंने क्या कर लिया, विक्ट्री पा लिया, ठीक है। एविडेंस ऑफ सवाई ओवर वेस्टर्न इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, यानी जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ जो ये अभिलेख है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो पश्चिम भारत में उसका जो है होने का प्रमाण दिखाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह पश्चिम भारत की तरफ काफ़ी फैले थे, यानी वहाँ पर ये गए थे, ठीक है। तो कहाँ से इसका एविडेंस मिलता है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए
अब आते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जैसे कि नीचे लिखा है अंडर बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भाई साहब क्या लिखा है, यानी बिंदुसार के जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय कंक्यूर्ड द डेक्कन रीजन ऑफ टू मैसूर, यानी कि जो बिंदुसार के शासनकाल में मैसूर तक दक्कन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ठीक है, मैसूर बिंदुसार के शासनकाल में। और अशोक के शासनकाल में उन्होंने अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग पर शासन किया था। लेकिन यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिड नॉट इंक्लूड श्रीलंकन, यानी इसमें श्रीलंका शामिल नहीं था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, सीमावर्ती राज्य था। एज स्टेट यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब कि सीमावर्ती राज्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीमावर्ती राज्य। ठीक है, यानी यह चारों तरफ से इसकी सीमा बनी हुई थी। तो उन्होंने अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, इसीलिए कलिंग से याद आया, यहाँ पर एक होता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अभी हम आगे पढ़ेंगे। कलिंग युद्ध होता है लगभग 261 BC में। ठीक है, तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया, लेकिन श्रीलंका पर विजय प्राप्त नहीं किया, क्योंकि यह श्रीलंका एक अलग से स्वतंत्र सीमावर्ती क्या था, राज्य था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एक कॉपी लेके बैठिए, इस चीज़ को नोट करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये सेशन है। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन चला था वो 321 से लेकर के 297 BC तक चला था। BC लिखे चाहे BCE लिखे, दोनों का मतलब एक ही है भाई साहब। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए ग्रीक नेम्स, इनको कुछ ग्रीक नेम्स दिए गए थे। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहीं से सवाल बनते हैं। द ग्रीक एज, यहाँ लिखिए क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ लिखा है सेंड्रोकोट्स, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैंने जानबूझ करके इंग्लिश में ये PDF को लिया है ताकि आपका इंग्लिश जो वोकैबुलरी है वो भी तेज हो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे सेंड्रोकोट्स। ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस नाम याद रखना है, सेंड्रोकोट्स। ठीक है, इस यूनानी द्वारा इनको क्या कहा गया था, सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, दोनों का लगभग एक ही मीनिंग लगभग जैसा है। तो सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। राइज ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है, इसको कहने वाला सेंड्रोकोट्स कौन था, तो वो था विलियम जोन्स। ठीक है, इनकी पहचान सर्वप्रथम किसने की थी, तो विलियम जोन्स द्वारा इसकी पहचान की गई थी। ठीक है, राइज ऑफ पावर का मतलब होता है इन्होंने, ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, ये इसका जो उल्लेख है हमको किस में मिलता है, ये मुद्राक्षस, ये एक ग्रंथ का नाम है जिसको लिखा है किसने, विशाखादत्त में। देखिए ये जो मुद्राक्षस है ये एक ग्रंथ है, और ये कौन है, इनके लेखक है, ऑथर है, कवि बोल सकते हैं, लेखक बोलो, जो मर्जी वो बोलो। ठीक है, तो मुद्राक्षस किसने लिखा है, विशाखादत्त ने लिखा है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रोवाइड डिटेल रेफरिंग टू हिम एज व्रिसल एंड कुलीन, इसका क्या अर्थ है भाई साहब, मैं आगे 2-4 वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, जिसने, यानी इस किताब में इनको वृषाल और कुलहीन के रूप में संदर्भित किया गया है। तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और ये भी ध्यान देंगे आप कि कहाँ गया भाई साहब, कि इनको वृषाल और कुलीन ये दोनों ही नाम से जाना जाता था। किसमें, मुद्राक्षस में। मुद्राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त, इसको आप ध्यान रखेंगे। फॉरेन रिलेशन इनकी क्या थी, यानी कि विदेश में इनके रिश्ते कैसे थे। ठीक है भाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक चल रहे थे, तो वहाँ पर उनसे रिलेशन कैसा था। तो जो ग्रीक राइटर है जस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीक राइटर यानी लेखक है जस्टिन ने कहीं मेंशन किया है कि जो सेंड्रोकोट्स थे, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, यानी ये किसका नाम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। और अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर था, ये दोनों लोग आपस में क्या किए थे, मीटिंग किए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य में मीटिंग हुआ था, लेकिन इस पर कहीं कहीं क्या है, डिबेट है, यानी मत है। ठीक है, मतभेद है। ठीक है, तो इसको बस याद रखिएगा कि एक ग्रीक का जो राइटर है जस्टिन, उन्होंने कहा था कि सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के बीच में मीटिंग हुआ था। ठीक है, अगला देखिए लिखा है कि नीचे क्या लिखा है, डेफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूसिड वंश के जो संस्थापक है सेल्यूकस निकेटर, इनको पराजित करके, ठीक है, पराजित करके इनकी जो बेटी है जिसका नाम है हेलेना, हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, विवाह किया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, 305 BC में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या लिखा है, पब्लिक वर्क्स, यानी इन्होंने क्या क्या काम किए, लोक निर्माण यानी जन निर्माण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया भाई साहब, तो बिल्ट ए डैम, ठीक है, ऑन सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील पर एक डैम का निर्माण किया था, जो कि गिरनार रीजन यानी गुजरात में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
यानी गिरनार झील के ऊपर इन्होंने एक डैम का निर्माण किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में ये डैम खराब हो गया तो इसको रुद्रदामन द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, यानी कि उसको बनाया गया, पुनः निर्माण करवाया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। चाणक्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चाणक्य क्या कहते हैं भाई साहब? चाणक्य और भी दो नाम से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीन नाम है, तीनों एक ही लोग का नाम है, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो देखिए चाणक्य के बारे में क्या यहाँ पे लफड़ा है, तो रोल इनका क्या था, यानी कि इनका भूमिका क्या था, ये क्या करते थे। ठीक है, तो चाणक्य क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। किसके? मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो, वो चाणक्य, इन्हीं की मदद से ही तो जो नंद वंश के दो अंतिम शासक थे, धनानंद या घनानंद, उनको पराजित किया था। तो इनका रोल क्या था? वो प्राइम मिनिस्टर थे। एडवाइजर का मतलब क्या होता है? ये सलाहकार थे, यही चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देते थे। ठीक है, और चीफ प्रिस्ट थे। प्रिस्ट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, पुजारी या मुख्य आदमी। पुजारी, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पुजारी यानी मुख्य आदमी। ठीक है, पुरोहित भी बोला जा सकता है हिंदी में। ठीक है, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक, वर्क यानी कार्य क्या करते थे? ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो किताब है उसके क्या है? लेखक है। कौन? चाणक्य। काफी इंपॉर्टेंट है। ए ट्रीटाइज ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेट्सक्राफ्ट, यानी जो शासन और राजनीतिक जो सिद्धांत था उसका एक ग्रंथ है। कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके ऊपर है? तो पॉलिटी पर आधारित है। अर्थशास्त्र ऐसे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट से संबंधित है। ठीक है, जिसकी तुलना मैकेये की द प्रिंस से की जाती है। मैकेये का भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैकिवेल्स क्या एक किताब है, उससे कंपेयर किससे की जाती है? अर्थशास्त्र की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने सप्तांग थ्योरी दी थी, द 7 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अंग, यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 भाग में बांटा गया, यानी राज्य यानी जो स्टेट है उसको 7 भाग में बांटा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सबसे पहला है स्वामी। स्वामी मतलब होता है द किंग, किसी जो भी राज्य है स्टेट का वहां पे एक किंग होगा। ठीक, दूसरा है आमत्य। आमत्य का मतलब होता है मंत्री, यानी आज भी देख सकते हैं राजा है, प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्री परिषद है। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड में थोड़ा सा वीडियो को रोक देता हूं। तो देखिए मैं बता रहा था कि हमने स्वामीन देख लिया, आमत्य देख लिया। उसके बाद तीसरा है जनपद। जनपद का मतलब होता है कि उसके ऊपर रहने वाले लोग और उनकी जो जमीन है, भूमि। ठीक है, अगला है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है एक किलेबंद राजधानी। किलेबंद राजधानी का मतलब क्या होता है कि उसके जो राजधानी जो जगह है उसके चारों तरफ क्या लगे हैं? दीवार लगे, वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। ठीक है, कोष का मतलब क्या होता है? खजाना। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, जहाँ पर जो भी जिस शासन करता है उसका एक कोषाध्यक्ष होता है, इन कोषों को देखभाल करने वाला, और एक कोषागार होता है जहाँ उसको रखा जाता है, खजाने को। ठीक है, जो भी पैसा रुपया खजाना है, ठीक है, उस जगह का। छुआ है, यहाँ पर लिखा है डंडा, यह एक आर्मी को बोला जाता है। और सातवां है हमारा मित्र, एली का मतलब याद रखिएगा, एक वोकेबलरी में ये आपसे पूछा जा सकता है सिनोनिम्स में। एली का मतलब होता है फ्रेंड, सहयोगी। ठीक है, इस चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 7 भाग में बटा गया था किसी स्टेट को। ठीक है, सप्तसंग थ्योरी कहा जाता है इसको। ठीक है, सप्तसंग सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको लर्न करने के लिए देखिए नीचे छोटा सा ट्रिक भी लिखा है, सजदा करो डीएम। इसमें जो कैपिटल लेटर है बस उससे हमारे को काम है, स्मॉल लेटर से कोई काम नहीं। जैसे एस से क्या हो जाएगा? स्वामीन हो जाएगा। इसी तरह ए से हो जाएगा अमत्य, उसे जे से हो जाएगा जनपद, डी से हो जाएगा दुर्ग, और के से हो जाएगा कोष, डी से हो जाएगा दंडा। इस अब देखिए, अब इसमें ए आर ओ का कोई काम नहीं है, हमने क्या बोला? केवल कैपिटल लेटर पे फोकस। डी से हो जाएगा दंड और एम से हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, सजदा करो डीएम। ठीक है, इस ट्रिक को आप लिख लेंगे ताकि आप उस चीज को याद रख सके। ठीक है।